हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो आज इस वीडियो में हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्या होते हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं, कैसे ये फॉर्म होते हैं, क्या उनकी मॉर्फोलॉजी है, क्या इनके फंक्शन हैं और किन कंडीशंस में ये बढ़ते या कम होते हैं, इन एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे। तो जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं बेसिकली ये ब्लड के सेल्स होते हैं। ब्लड इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, प्लाज्मा एंड सेल्स। तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि 55% होता है, और जो सेल्स होते हैं ब्लड के सेल्स, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, दे आर अबाउट 45%, है ना। तो जो प्लाज्मा है ये 55% होता है और जो सेल्स हैं दे आर अबाउट 45%। अब ये जो सेल्स हैं ब्लड के, ये तीन तरीके के होते हैं: रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स, है ना। तो आज का हमारा वीडियो है अबाउट रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अब इनका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट भी होता है, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। देन अगर हम इनको डिफाइन करें कि आरबीसीज क्या हैं, सो दे आर द मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स इन द ब्लड। दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड एंड डिस्क शेपेड, है ना। तो ये जो तीन तरीके के सेल्स हैं, इसमें से जो सबसे ज़्यादा नंबर में मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल है दैट इज़ द रेड ब्लड कॉर्पसल, ठीक है। और एक खास बात इनकी, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनका जो शेप है इट इज़ डिस्क शेपेड। अब ये सेल्स बनते कहाँ हैं बॉडी के अंदर? तो ये जो सेल्स हैं इनका फॉर्मेशन बेसिकली इट टेक प्लेस इन द रेड बोन मैरो, है ना। हमारे बोन मैरो के अंदर ये जो सेल्स हैं स्टेम सेल से बनते हैं और जो बनने का प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रो यानी कि आरबीसी और पोइसिस का मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन, है ना। तो एरिथ्रोपोइसिस इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें इसकी, तो मॉर्फोलॉजी के अंदर अगर हम इसका शेप देखते हैं तो शेप कैसा है इनका? बायकॉन्केव शेप, है ना। इस डायग्राम में आप देखें कैसा शेप दिख रहा है इसका, बायकॉन्केव शेप के होते हैं। अब ये शेप की एक इम्पॉर्टेंस है, ये शेप का एक एडवांटेज है, एंड दैट इज इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो शेप है फ्लेक्सिबल शेप होता है, और जब ये फ्लेक्सिबल शेप होता है तो आरबीसीज जब नैरो कैपिलरीज के द्वारा ट्रैवल करती हैं तो दे स्क्वीज, है ना, वो आराम से स्क्वीज हो जाती हैं एंड दे कम बैक टू देयर ओन पोजीशन। दूसरा है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, क्योंकि जो आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो है गैशियस एक्सचेंज में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया को एक तरीके से ये जो शेप है ये बढ़ाता है ना, एंड इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सेल, ठीक है। तो ये तीन एडवांटेज हैं जिसकी वजह से जो आरबीसी है इसका बायकॉन्केव शेप होता है। अब अगर हम साइज देखेंगे इसका, तो लेंथ देखें, ये वाली लेंथ इज 7.2 माइक्रोन। फिर अगर आप थिकनेस देखें तो थिकनेस पेरीफेरी पे और सेंटर पे ये थोड़ी डिफर करती है। पेरीफेरी पे जो थिकनेस है ये है लगभग 2 माइक्रोन, और जो सेंटर की जो थिकनेस है ये वाली ये है लगभग 1 माइक्रोन, ठीक है। कलर इज रेड। अब आरबीसी का जो रेड कलर होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रेड कलर्ड पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, है ना। तो आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन की वजह से जो आरबीसी का कलर है ये भी रेड होता है, ठीक है। अब आरबीसी के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ पर देखें आप, देयर आर नो सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि आरबीसी के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, है ना। ना तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो मल्टीप्लाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, सेंट्रियोल नहीं है, तो ये जो सेल्स हैं दे कैन नॉट डिवाइड, ठीक है। नो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर नहीं होता। तो बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स आरबीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। सो दैट मीन्स कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट क्या है ना। जब सेल ऑर्गेनल्स नहीं है तो क्या चीज़ है जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है ना। तो आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन, है ना। तो हीमोग्लोबिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये बेसिकली ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड करके कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है ना। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब अगर हम एवरेज सरफेस एरिया देखें इसका, तो एवरेज सरफेस एरिया है इसका 120 स्क्वायर माइक्रोन, और एवरेज वॉल्यूम है इसका 87 क्यूबिक माइक्रोन, है ना। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं
जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब अगर हम नॉर्मल वैल्यू देखें तो नॉर्मल वैल्यू मेल्स में और फीमेल्स में वेरी करती है। मेल्स में होती है 4.5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड और फीमेल्स में 3.8 to 4.8 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, है ना। दैट मीन्स मेल्स में वैल्यू ये ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि आरबीसी काउंट बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल, है ना। फिजियोलॉजिकल यानी कि नॉर्मल बॉडी की कंडीशन है, कोई बीमारी नहीं है। पैथोलॉजिकल कंडीशन का मतलब है यहाँ पे कोई डिजीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल इंक्रीज यानी कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। तो वो है हाई एल्टीट्यूड यानी कि अगर आप ऊंचाई पे जाएंगे, है ना, ऐसी प्लेसेस पे जाते हैं जो कि बहुत हाइट पे हैं, तो वहाँ पर जो आरबीसी काउंट है ये बढ़ा हुआ मिलेगा। न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट, ठीक है, 1 साल से कम उम्र का बच्चा है या न्यूनेट है ना, तो उस कंडीशन में भी उनका जो आरबीसी काउंट है वो ज़्यादा रहता है। मस्कुलर एक्सरसाइज के दौरान आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। और सेक्स में हमने अभी देखा कि मेल्स में आरबीसी काउंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। वहीं पे अगर हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल डिक्रीज यानी कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि जो आरबीसी काउंट है ये कम हो रहा है ना। तो चिल्ड्रन के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर और ओल्ड एज में जो आरबीसी काउंट है ये कम होता है, ठीक है। देन पैथोलॉजिकल इंक्रीज अगर हम देखेंगे तो पॉलीसाइथीमिया वेरा एक डिजीज कंडीशन होती है जिसमें कि जो सेल्स हैं, है ना, पॉली यानी कि बहुत ज़्यादा, साय यानी कि सेल्स, है ना। तो पॉलीसाइथीमिया जिसमें कि आरबीसी का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीसी काउंट बढ़ता है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है। देन कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज में, ऐसे हार्ट डिजीजेज जो कि पैदाइशी होती हैं, कंजेनाइटली होती हैं, उसमें बढ़ेगा। क्रॉनिक लंग डिजीज़ में, ल्यूकेमिया की कंडीशन में जिसको कि हम आम भाषा में ब्लड कैंसर बोलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म, जब हमारी थायराइड ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव होती हैं, ठीक है। और कुशिंग सिंड्रोम, इन कंडीशंस में जो आरबीसी काउंट है ये बढ़ा हुआ मिलता है। अब वहीं पे आरबीसी काउंट कहाँ कम होता है, एनीमिया की कंडीशन में, हेमरेज में, अगर बॉडी से ब्लड का लॉस होता है। अब यहाँ पे हाइपर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म आएगा, ठीक है। एंड एडिसन्स डिजीज़, ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि आरबीसी काउंट कम होता है ना। अब आरबीसी का फंक्शन क्या है, तो बेसिकली क्योंकि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो मेन रूप से उसका जो फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, है ना। तो रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो लंग्स से ये ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और टिश्यूज़ में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इसको ये लंग्स तक लेकर जाता है, लंग्स से फिर ये बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज होती है ना। इसको हम बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, है ना। अब इसके अलावा आरबीसी पार्टिसिपेट इन एसिड बेस बैलेंस, तो थोड़ा बहुत एसिड बेस बैलेंस में भी ये पार्टिसिपेट करता है ना। देन इट कंट्रीब्यूट टू विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, हमारा जो ब्लड है ये वाटर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज़्यादा विस्कस होता है, 5 टाइम्स ज़्यादा गाढ़ा होता है, जिसका कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। नाउ द फोर्थ इज आरबीसी इन्फ्लुएंस द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, है ना। अब अगर हम ब्लड को 1 घंटे के लिए एंटीकोएगुलेटेड ब्लड को अपने आप पर छोड़ दें तो जो सेल्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं और ऊपर आपको प्लाज्मा देखने को मिलता है। तो ये जो सेटल होते हैं, एरिथ्रोसाइट का जो सेडिमेंटेशन होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी की एक टेंडेंसी होती है कि वो एक के ऊपर एक अडहेर करके चिपक कर रोलो फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से एरिथ्रोसाइट का सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो 5वां फंक्शन है, एंटीजेंस ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन आर यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, है ना। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है ये डिपेंड करता है कि कौन सा एंटीजन ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ये एंटीजन आरबीसी की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है इसी के आधार पर ब्लड ग्रुप
को आइडेंटिफाई किया जाता है ना। दैट मीन्स अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन पे ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, ए बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है। अब आरबीसी को जो हम काउंट करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं टोटल आरबीसी काउंट। इन शॉर्ट, इसको काउंट करने का जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं हीमोसाइटोमेट्री। हीमोसाइटोमेट्री एक प्रोसीजर है जिसमें हम हीमोसाइटोमीटर के माध्यम से आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट काउंट करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम एबनॉर्मल आरबीसी, है ना। अब आरबीसी एबनॉर्मल कब होते हैं? अब दो कंडीशंस हैं एबनॉर्मल होने की। एक तो आरबीसी का जो साइज़ है ये एबनॉर्मल हो जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए, या फिर आरबीसी का शेप एबनॉर्मल हो जाए, है ना। तो साइज़ में अगर आप देखें तो अगर नॉर्मल साइज़ होता है तो ये तो नॉर्मल है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक, ऐसा सेल है नॉर्मोसाइट। अगर इसका साइज़ बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा होना। अगर सेल का साइज़ कम हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोसाइट्स, है ना। तो मैक्रोसाइट्स यानी कि सेल का साइज़ बढ़ना, मैक्रोसाइट्स यानी कि सेल का साइज़ कम होना। अब अगर ब्लड में आरबीसी अनइक्वल साइज़ के हैं, यानी कि कुछ सेल्स बड़े हैं, कुछ सेल्स छोटे हैं, है ना, कुछ सेल्स नॉर्मल हैं, तो इनको हम बोलते हैं एनआइसोसाइटोसिस। एनआइसोसाइटोसिस। अब अगर हम शेप देखें तो एबनॉर्मल शेप, है ना, तो आरबीसीज का जो शेप होता है ये बायकॉन्केव होता है। अगर किसी वजह से आरबीसी का शेप स्फेरिकल हो जाए, राउंड टाइप का, तो इसको हम बोलते हैं स्फेरोसाइटोसिस, है ना। अगर थोड़ा सा ओवल शेप का हो जाए तो इसको हम बोलते हैं इलेप्टोसाइटोसिस, दैट इज इलेप्टिकल शेप। अगर किसी वजह से आरबीसी का शेप सिकल शेप का हो जाए, यानी कि हंसिया का जो आकार हो जाए, इसको हम बोलते हैं सिकल सेल। और अगर डिफरेंट शेपेड सेल्स हैं ब्लड के अंदर तो इसको हम बोलते हैं पॉइकिलोसाइटोसिस, है ना। शेप अगर डिफरेंट हो जाए, ठीक है। अब आरबीसीज बनते तो रेड बोन मैरो में है, लेकिन वो टूटते कहाँ हैं, कहाँ ये डिस्ट्रॉय होते हैं? तो ये डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में और लिवर में, ठीक है, बाय टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम, है ना। तो जब ये सेल्स हैं स्प्लीन और लिवर में, जब इनका 120 डेज का लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, तो 120 डेज का लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद में दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन एंड लिवर बाय टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम। ठीक है। अब हीमोलाइसिस क्या होती है? हीमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी एंड रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा, है ना। हीमो यानी कि आरबीसी, लाइसिस यानी कि टूटना। तो जब आरबीसी टूटेंगे तो टूटने के बाद में आरबीसी क्या रिलीज करते हैं? हीमोग्लोबिन को रिलीज करते हैं प्लाज्मा में। ठीक। लास्ट में आता है अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो अप्लाइड फिजियोलॉजी का मतलब है कि जब भी आरबीसी की कमी हो जाए ब्लड में या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए ब्लड में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया, है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके अलावा आरबीसी पे एक पॉइंट और आता है, दैट इज फेट ऑफ आरबीसी। फेट ऑफ आरबीसी का मतलब है जब आरबीसी अपना 120 डेज का लाइफ स्पैन पूरा करते हैं तो उसके बाद में क्या क्या आरबीसी के अंदर स्टेप्स होते हैं और किस तरीके से उनका डिस्ट्रक्शन होता है, ये हम फेट ऑफ आरबीसी के अंडर पढ़ते हैं। फेट ऑफ आरबीसी पे ऑलरेडी सेपरेट वीडियो है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल। ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो एक क्वेश्चन है अबाउट द आरबीसी, दैट इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी। यू कैन आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।